हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ यूनिट्स और उसके डायमेंशंस देखेंगे जो बहुत यूज़फुल होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, सिविल भी है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स बेसिक है बहुत ही। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम वैल्यूज़ निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में और उसका यूनिट ही भूल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि यूनिट क्या लिखना है। ठीक है, और कभी जब अब आपकी MCQ एग्ज़ाम भी होती है, उसमें भी बहुत एग्ज़ाम में डायमेंशंस पूछे जाते हैं। तो अब डायमेंशंस याद तो नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। ठीक है, हर एक क्वांटिटी का अलग डायमेंशंस होता है, तो उसको याद नहीं रखना है। हमें क्या करना है, ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करना है। जो भी आपको क्वांटिटी पूछेंगे उसका डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए कुछ दो क्वांटिटीज़ का मैं आपको याद रखने को बोलूँगा। वो भी आपको ना 2-3 बार करोगे खुद से, तो वो भी मीन्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो जब भी डायमेंशंस की बात आती है तो हमें पता है क्या होता है, एम, एल, टी और थीटा। मास होगा, मीन्स कोई भी क्वांटिटी केजी में होगी तो डायमेंशंस में हम उसे एम के बराबर लिखते हैं। लेंथ है, ये एल मीन्स लेंथ है। ठीक है, अब मीटर होगा तो हम उसे एल में लिखेंगे। फिर सेकेंड होगा तो टाइम में लिखेंगे। और थीटा क्या है, तो टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, केल्विन में आता है ना, कभी कभी यहाँ पे के भी दिख सकता है। ओके, तो थीटा और के जो भी आएगा आपको ये चार ही याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं, हम पहली क्वांटिटी लेते हैं। अब मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, कौन सा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये तो आप सभी को पता ही होता है। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेता हूँ, फोर्स। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, फोर्स का यूनिट तो सभी को पता होना चाहिए और होता भी है, न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर देखेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एक्चुअली में। लेकिन हम न्यूमेरिकली अगर उसे लिखना है तो m/a लिखते हैं न्यूटन का। अब ये तो फोर्स का न्यूटन हो गया, तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है उसे अगर निकालना है तो मास का यूनिट होता है kg, SI यूनिट, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम इसका SI यूनिट इसके डायमेंशंस निकालेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, न्यूटन लिखा मैंने यहाँ पे, और न्यूटन किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो चलो फिर इसके डायमेंशंस लिखते हैं। 1 kg है तो 1 इन मास आएगा, 1 मीटर है तो 1 इन लेंथ आएगा, और ये जो टाइम है ना सेकेंड, डिनोमिनेटर में 2 है ये। ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये -2 बनेगा। तो ये बन गए डायमेंशंस किसके, फोर्स के। तो आपको ये याद रखना है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 1 1 2 याद रखो। ठीक है, लेकिन ये 2 जो है ना ये निगेटिव होगा, 1 1 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है याद रखने के लिए, और आपने ये 12th में भी किया हुआ है। आगे देखते हैं, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है हमारे पास, एनर्जी। ठीक है, हमने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा है एनर्जी कैसे निकालना है। फिर हम मीन्स जहाँ पे भी हीट भी है, हीट इज आल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं सिर्फ हीट बोल रहा हूँ, रेट ऑफ हीट नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो हम हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जब भी एनर्जी वर्ड आएगा ना, एनर्जी जब भी आएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है। मीन्स जो भी टाइप की एनर्जी आएगी उसका यूनिट सेम ही होगा, और वो क्या होता है आप सभी को पता है, जूल होता है। अब जूल के डायमेंशंस कैसे याद रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको एक दूसरा पैरामीटर बताता हूँ, वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क जो होता है ये किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। ये वर्क भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, फिर जूल होगा, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। तो जूल किसके बराबर होगा, न्यूटन मीटर। देखो कितना इजी होगा। अब आपको ये क्वांटिटी समझ में आ गई होगी कि 1 जूल मीन्स 1 न्यूटन मीटर। तो चलो फिर अब एनर्जी के भी डायमेंशंस निकालते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, अब न्यूटन का तो मैंने आपको बताया अभी, 1 1 2 याद रखना है, लेकिन 2 जो है वो निगेटिव है, और ये लेंथ है। ठीक है, तो 1 इन लेंथ आएगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, 1 इन मास, ये 1 इन लेंथ और 1 इन लेंथ इंडाइसिस की ये एडिशन हो जाएगी, तो 2 इन लेंथ आएगा -2 इन टाइम। ठीक है, ये इंडाइसिस का तो आपको पता ही होगा। तो ये हो गया जूल। ठीक है, मीन्स कौन से भी टाइप की एनर्जी आएगी तो हमें याद रखना है कि वो क्या है, जूल में होती है, और वो किसके हिसाब से, मीन्स किसके बराबर लिख सकते हैं हम, न्यूटन मीटर के। ठीक है, तो इससे हम डायमेंशंस निकाल लिए। अब इसको याद मत रखो। ठीक है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स के डायमेंशन में सिर्फ लेंथ में एक ऐड करना है, वो हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशंस। अब जो आएगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने की कोशिश करेंगे, वो होता है पावर।
अब पावर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने फोर्स बताया, फोर्स किस पे, मीन्स फोर्स का यूज़ करके हम एनर्जी निकाले। अब एनर्जी का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, पावर, क्योंकि पावर होती ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम। जब भी रेट वर्ड आता है ना तो ये टाइम होता है ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड। अब जूल को अभी हमने लिखा है क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जूल का याद रखने की जरूरत नहीं है, न्यूटन मीटर याद रखो। जूल यानी 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल यानी 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो चलो फिर इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। न्यूटन यानी फोर्स के 112 लिखा, 1 इन लेंथ डिवाइडेड बाय 1 इन टाइम, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 इन लेंथ, सॉरी 1 इन मास, 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ, ये टोटली 2 इन लेंथ होगा। और ये 1 इन टाइम है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये निगेटिव बनेगा, तो -1 इन टाइम और -2 इन टाइम, तो ये टोटल बन जाएगा -3 इन टाइम, ठीक है। -3 है ये, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम, ओके। ये हो गया पावर का। अब आपको सिर्फ ये 2 ही क्वांटिटीज याद रखनी है, पहला है फोर्स 112 और पावर 123, ठीक है। आखिरी के जो भी डिजिट है वो निगेटिव है। अब हम चलते हैं कुछ हमारे मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हुए, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र में 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ आती है, उसके बारे में देखेंगे। पहली क्वांटिटी होती है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है वैट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और दूसरी होती है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मीन्स कन्वेक्शन के लिए जो यूज़ की जाती है वो कन्वेक्टिव होती है, कंडक्शन के लिए जो यूज़ की जाती है वो कंडक्टिव होती है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। और कन्वेक्शन वाली एच होती है, इसका यूनिट आता है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। देखो क्या है डिफरेंस दोनों में, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है। तो चलो अब इसके डायमेंशंस निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने आपको वैट का याद रखने को बोला है, 1 2 3, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम, ठीक है। अब ये मीटर का क्या आएगा, 1 इन लेंथ, और थीटा लिखेंगे हम टेम्परेचर के लिए, 1 इन थीटा, ठीक है। तो क्या आता है डायमेंशंस इसका, अगर हम इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये 2 इन लेंथ है, ये -1 इन लेंथ होगा, तो फाइनली 1 इन मास एज इट इज़ 1 इन लेंथ आएगा, -3 इन टाइम आएगा, क्योंकि टाइम तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं, और ये थीटा ऊपर चला जाके -1 इन थीटा हो जाएगा। देखो इतना बड़ा वैल्यू है इसका, लेकिन इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने वैट का याद रखा है, बाकी हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके एच का निकालने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। चलो आपने निकाला होगा, तो एच क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। वैट का अभी बताया मैंने, 1 2 3, 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इन लेंथ एंड 1 इन थीटा। देखो यहाँ पे इजीली 2 इन लेंथ 2 इन लेंथ कैंसिल हो रहा है, तो ये तो और ईजी बन जाएगा, 1 इन मास, -3 इन टाइम, -1 इन थीटा, हो गया। कितना इजी था। तो अब यहाँ से हम और कुछ क्वांटिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने देखा होगा डायनामिक विस्कोसिटी की एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू से डिनोट किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके लिए भी कुछ क्या याद होना जरूरी है, सिर्फ फोर्स के डायमेंशन जो होते हैं, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ठीक है। फिर टाइम का तो पता है 1 इन टाइम डिवाइडेड बाय 2 इन लेंथ, ठीक है। तो चलो फिर 2 इन लेंथ ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कंबाइन करने के बाद 1 इन मास मिलेगा, -1 इन लेंथ मिलेगा और -1 इन टाइम मिलेगा, ठीक है। ये हो गया डायनामिक विस्कोसिटी। अब जैसे डायनामिक विस्कोसिटी हमने डिस्कस किया है, तो इसके साथ ही आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो डिनोट किया जाता है न्यू से, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सर अब ये कैसे आया, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन होता है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो, ठीक है। अब म्यू का तो मैंने अभी बताया आपको, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब इससे कैसे सर ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड आया, यहाँ पे तो कैंसिल सिर्फ मीटर मीटर हो रहा है, लेकिन kg तो हमें कैंसिल होते हुए दिख नहीं रहा, तो होता है कैंसिल। क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन किसके बराबर है, अभी तो बताया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी क्या, देखो यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू ma होता है ना। तो जब भी आपको
कैंसलेशन करना है तो ये एक चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो इस डायमेंशन में हम क्या रखेंगे? चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब न्यूटन को क्या लिखने वाला हूँ मैं? kg, देखो इसको मैं ये लिख रहा हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये सेकेंड एज इट इज़, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे लिखा, और ये जो kg पर मीटर क्यूब है ना, इसे मैं मीटर क्यूब पर kg लिखूँगा, मीटर क्यूब पर kg। तो kg विल गेट कैंसल, ठीक है। यहाँ पे और क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? देखो ये यहाँ का मीटर स्क्वायर, यहाँ का मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, 1 मीटर बचा यहाँ पे और ये 1 मीटर, यानी टोटली न्यूमरेटर में क्या बचा? मीटर स्क्वायर। 1 सेकंड कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 सेकंड बचा, तो हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल जाता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, देखो, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशंस निकालना है तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर ये तो मिला, आपको समझ में आया कि कैसे निकाला। तो इसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है, मास तो है ही नहीं तो डायरेक्टली 2 इन लेंथ लिखो और -1 इन टाइम लिखो, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी अभी मैंने डायमेंशंस और यूनिट्स बताए हैं ना, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं। और आपकी अगर MCQ एग्जाम होती है कॉलेज में तो उस एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटलीस्ट 2 to 3 क्वांटिटीज इसमें से आने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं अभी, ठीक है। तो अब आपको ये मीन्स समझ में आया है क्या नहीं, आप बता सकते हो कमेंट करके, ओके। तो आगे हम देखते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हीट ट्रांसफ़र का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। एक वीडियो में 2 यूनिट रिवाइज करूँगा, मीन्स ऐसा 3 वीडियो में आपका पूरा हीट ट्रांसफ़र रिवाइज हो जाएगा। और उसके नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, उसको भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। चलो, थैंक यू टू एवरीवन।